बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ते हैं इमोशनल डेवलपमेंट इन्फेंसी टू चाइल्डहुड। सबसे पहले हम समझते हैं कि इमोशंस होते क्या हैं या इमोशनल डेवलपमेंट होती क्या है। इमोशन जो वर्ड है इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इमोवर। इमोवर का मतलब क्या है? एक्साइट होना ना, टू स्टीयर अप होना, टू एजिटेट होना। The mental thinking or feeling of person at a particular instant of time, knowingly or unknowingly, is called emotion। तो डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि जो मेंटल थिंकिंग या फीलिंग्स हैं किसी भी पर्सन की किसी भी खास मौके के ऊपर जानते हुए या ना जानते हुए इस कॉल्ड इमोशंस कहलाती हैं। इमोशंस आर कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल and biological response consisting of subjective feelings, psychological reaction and expressive behavior to internal and external stimuli। तो जो इमोशंस हैं वो आपके पास बेसिकली इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुल है कि जो आपको स्टिमुलेट होते हैं वो आप अंदरूनी तौर पर भी कोई भी आप की कोई माइंड में थॉट आती है और उसके बेस के ऊपर आप अपने माइंड को किसी सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं या एक्सटर्नली कोई आपको मोटिवेट करता है उसकी बेस के ऊपर आपकी इमोशंस डेवलप होती हैं। और इसका ताल्लुक आपके पास साइकोलॉजिकली भी है और बायोलॉजिकली भी। इमोशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इमोशंस की जो कहते हैं जो कोर ऑफ इमोशन को हम फीलिंग्स का नाम देते हैं। ये जो वर्ड है इमोशन फीलिंग्स, आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, अडल्ट हैं, मैच्योर हैं, तो आप लोग फीलिंग्स और इमोशंस के वर्ड से सिर्फ अच्छी तरह वाकिफ नहीं है, इस कैफियत को समझते भी हैं। इमोशनल एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद सम इंस्टिंक्ट आर बायोलॉजिकल ड्राइव्स। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इमोशनल एक्सपीरियंस जो है ये किसी का है सब इंडिविजुअल इंस्टिंक्ट हो सकता है या बायोलॉजिकल ड्राइव हो सकती है। इमोशंस आर द प्रोडक्ट ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन क्या होती है कि हम किसी भी कैफियत को सिचुएशन को जिस तरह से ऑब्जर्व करते हैं वो परसेप्शन कहलाती है और परसेप्शन की वजह से फिर इमोशंस डेवलप होती हैं। एवरी इमोशनल एक्सपीरियंस इन्वॉल्व सेवरल फिजिकल एंड सोशियोलॉजिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म। जो बहुत सारे फिजिकल और सोशियोलॉजिकल चेंजेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उसकी वजह से इमोशंस एक्सपीरियंस करती हैं। द बेसिक वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस आर इनबॉर्न एंड इट डेवलप थ्रू मैच्योरेशन। आपके पास इमोशन जो इनबॉर्न होती हैं आपके पास और मैच्योरेशन तक ये डेवलप होती रहती हैं। इमोशंस राइज अब्रप्टली एंड डाई स्लोली। बड़ी तेजी से इमोशंस आती हैं और फिर ख़त्म आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। सेम इमोशंस कैन बी अरोज्ड बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्टिमुलाई। आपके पास रीजंस डिफरेंट हो सकती हैं समटाइम किसी एक इमोशंस की भी कि समटाइम आपको गुस्सा जो है या आपके पास सैडनेस कह लें उसकी वजूहात डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन सिर्फ आपके पास कैफियत इमोशन की एक ही होती है कि आपके पास जैसे जेलसी है, गुस्सा है, फेयर है, ठीक है ना, जॉय है, अनहैप्पी है। तो ये वो कैफियत हैं इमोशंस की, लेकिन उसकी जो पीछे जो रीजंस हैं वो एक इमोशन की हालत की पीछे नंबर ऑफ रीजंस हो सकती हैं। इमोशंस हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट कि इमोशंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट की क्वालिटी रखती है। कॉमन इमोशनल पैटर्न्स इन चाइल्डहुड, जैसे मैंने अभी पीछे भी एग्जांपल कोड की है कि आपके पास यहाँ पे एक स्लाइड पूरी आपके सामने शो हो रही है कि कौन कौन से इमोशनल पैटर्न ऑफ चाइल्डहुड में होते हैं। फेयर, ये देखें छोटे बच्चों में फेयर होता है। फेयर में आप ये फेयर समटाइम हम समझते हैं कि ये इनबॉर्न नहीं होता, फेयर पैदा किया जाता है। छोटा बच्चा बहुत कम ही चीज़ों से डरता है लेकिन हम उसे डराते हैं, ये नुकसान देगी, ये ना करना, ये बब्बू है, ये बाऊ है, ये फलां है, ये फ़कीर है, ये पकड़ के ले जाता है और इस तरह से करके है बच्चे को मुख्तलिफ कैफियत और सिचुएशन से डराते हैं और इस तरह से फिर बच्चे में फेयर पैदा हो जाता है। नेचुरली भी कुछ ना कुछ होता है
क्या आप जैसे थोड़ा सा शाउट करके बच्चे के सामने बोले तो बच्चा एकदम वो थोड़ा सा दहल सा जाता है, वाइब्रेशन से उसकी बॉडी में एकदम उस फील होती है। इस तरह एंगर है, एंगर आपको पता है गुस्सा है, तो ये नेचुरली तौर पर जो है होता है, किसी में गुस्से की कैफियत ज़्यादा होती है, किसी में गुस्से की कैफियत कम होती है, लेकिन बीइंग ए ह्यूमन हर इंसान में गुस्सा एग्जिस्ट करता है। इसी तरह जेलसी, जेलसी जो है वो एक नेगेटिव फैक्टर है इमोशंस का, लेकिन हम में होती है हर आपके पास और हम जब बच्चे थे तो सावधानी उसी वक्त से आपके अंदर आ रही है। छोटे बहन भाइयों में आप देखें कि एक घर में एक बड़ा भाई या बहन दुनिया में आते हैं, उसके पीछे जब दूसरे बहन भाई आते हैं तो पहले वो समझता है मैं तो अकेला ही था इस घर में, ये कहाँ से आ गया। फिर उसको जब अटेंशन मिलती है पेरेंट्स से तो फिर वो सिर्फ जेलसी वहीं से शुरू हो जाती है। उससे रिलेटेड बाकी भी छोटी छोटी और बातें हो सकती हैं जहाँ से बच्चे में जेलसी फील होने लग जाती है। तो जेलसी भी एग्जिस्ट करती है, जेलसी होती है, नेचुरली होती है। तो इसको हम पॉलिश कर सकते हैं कि उसको इस तरह की सिचुएशंस में डाला जाए, जैसे हमने कहा ना एक ही इमोशंस की हालत की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, ताकि जेलसी पॉजिटिव साइड भी हम ले जा सकें। ग्रीफ, गम, दुख, गम जो है वो भी इंसान की बचपन से ही लाइफ में एग्जल्ट हो जाता है और बच्चा छोटी छोटी चीज़ों पे गमज़दा होता है। क्यूरियोसिटी, जो तो छोटे बच्चे में तो बहुत ज़्यादा होती है क्यूरियोसिटी। आप उसे टॉय लेके देते हैं तो वो टॉयज खेलने की बजाय उसे रख के तोड़ने लग जाता है, तो उससे को ये लगता है कि पता नहीं इसके अंदर क्या है, ये कैसे चल रही है। तो उस सस्पेंस की वजह से हमें लगता है कि बच्चा टॉय से खेलता नहीं बल्कि उसे तोड़ देता है। इसी तरह जॉय है, प्लेयर है और डिलाइट है, ये सारे चीज़ें आपके पास जो है ये खुशी के मीनिंग में आती हैं, ये तीनों अल्फाज जो है। और आपको पता है बच्चा इस उम्र में बहुत इंजॉय करता है और हम बड़े बच्चे के साथ इसीलिए खेलना पसंद करते हैं कि बच्चा है छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा इंजॉय होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना, उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज़ें फेयर, एंगर, जेलसी, ग्रीफ, क्यूरियोसिटी, जॉय, प्लेयर एंड डिलाइट, ये चाइल्डहुड पैटर्न है इमोशंस के हवाले से। इमोशंस की कितनी काइंड्स हैं, तो यहाँ पे इमोशंस की दो काइंड्स का जिक्र किया हुआ है, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। जैसे नाम से ही जाहिर है कि वो इमोशंस जो अच्छी लगे, ठीक है ना, हेल्पफुल हों लाइफ में, तो वो आपके पास पॉजिटिव इमोशंस कहलाती हैं। और वो इमोशन जो अनहैप्पी या हार्मफुल हों किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए, वो नेगेटिव इमोशंस कहलाती हैं। प्लेजेंट इमोशंस विच आर हेल्पफुल एंड एसेंशियल टू द नॉर्म्स डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर टर्म्ड एज पॉजिटिव इमोशंस। कौन कौन सी, मिसाल के तौर पर लव है, बच्चे को मोहब्बत की जरूरत होती है, इसलिए आप बड़े बड़े वो उसी के पास बच्चा जाना पसंद करता है जिससे उसे प्यार मिलता है। अम्यूजमेंट, खुशी, क्यूरियोसिटी, जुस्तजू, जॉय। नेगेटिव इमोशंस क्या है कि अनप्लेजेंट इमोशंस विच आर हार्मफुल टू द इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट आर टर्म्ड एज नेगेटिव इमोशंस। मिसाल के तौर पर फेयर है, एंजर है, जेलसी है, गिल्ट है, ये नेगेटिव इमोशंस में आता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। हेरिडिटी फैक्टर, जो आपकी इमोशंस हैं एज ए इंडिविजुअल्स, जैसे आपके पेरेंट्स की इमोशंस होती हैं तो उसी तरह की मिलती जुलती इमोशंस बच्चे के अंदर भी आ जाती हैं, जेनेटिकली वाइज भी। इसी तरह मेच्योरेशन, जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी इमोशनल डेवलपमेंट बेहतर होती जाती है, तो इसका मतलब जो आपके पास मेच्योरेशन है वो इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होती है। इसी तरह ट्रेनिंग्स, हम बेसिकली बच्चे की तरबियत करते हैं अपनी सोसाइटी के मुताबिक उसे ढालने के लिए, उसको इमोशनल स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो साफ ज़ाहिर ये सारा जो प्रोसेस हम करते हैं नर्चर की सूरत में बच्चे के लिए, उसे ट्रेनिंग का नाम देते हैं। इस तरह हेल्थ जो है वो भी इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई। जितनी हेल्थ अच्छी होगी इंसान की शुरू से ही, उतनी उसकी इमोशंस ज़्यादा स्टेबल होंगी, उतनी बेहतर और पॉजिटिव इमोशंस डेवलप होंगी। और अगर हेल्थ ही कमज़ोर है तो साथ उससे इमोशंस भी असर है उसी तरह से मुतासर होती हैं। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के बारे में मैंने जैसे पीछे भी आप लोगों को पढ़ाया था कि अब तो इंटेलिजेंस को इमोशनली इंटेलिजेंट के हिसाब से समझा जा रहा है कि इंसान जितना इमोशनली बेहतर इंटेलिजेंट है उतना ज़्यादा वो दुनिया में ज़हीन माना जाता है। तो इन जनरल भी अगर जब इंटेलिजेंस जो बंदा ज़्यादा बेहतर अपना जहानत रखता है तो वो इमोशंस भी उसकी ज़्यादा बेहतर होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। फैमिली रिलेशंस,
फैमिली रिलेशन किस तरह के हैं बच्चे के साथ, वो भी बहुत है। अच्छा और हेल्दी फैमिली रिलेशंस हैं तो उसकी इमोशंस ज़्यादा बेहतर है। अगर फैमिली हेल्थ रिलेशनशिप बेहतर है तो जो इमोशंस हैं वो नेगेटिव, वो जेलसी जैसी होगी और हिसाब हो गया, फेयर हो गया, गुस्सा हो गया, फिर उस तक की कैफियत बच्चे में आने लग जाती है। सोशल इन्वायरमेंट, सोशल में सारा आ जाता है, बच्चे का घर भी आ जाता है, बच्चे का स्कूल भी आ जाता है। तो जितना ये हेल्दी होगा उतनी हेल्दी इमोशन डेवलप होंगी, अनहेल्दी होगा तो अनहेल्दी होगी। कंट्रोल ओवर इमोशन, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बच्चा अपने इमोशन पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि इमोशन सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा रही होती है। अब हम स्कूल लेवल पे आ जाते हैं कि इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एट प्री स्कूल लेवल। तो प्री स्कूल लेवल पे जैसे चिल्ड्रन laugh when adult laugh or on an even odd event, कि अक्सर यही होता है कि जब बड़े हंसते हैं तो बच्चा हंसता है, क्योंकि बच्चा इमिटेट करता है ना, इमिटेशन को फॉलो करता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ों को करते देखता है उसी तरह की कैफियत अपने अंदर भी लाने की कोशिश करता है। और फिर उसी तरह की जैसे हंसना मीन ह्यूमर से रिलेटेड है, तो फिर अपने ह्यूमर को मजीद एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। इस उम्र में बच्चे के अंदर नेगेटिविटी बहुत कम होती है, ठीक है, लेस नेगेटिविटी। और अगर है भी सही तो उसे भी कम करने की कोशिश की जाती है प्री स्कूलिंग पे। अब स्टार्ट इस एज में बच्चे में फोबियाज और फेयर्स आने लग जाते हैं, और वो 5 साल की उम्र तक प्रोलॉन्ग भी हो सकते हैं। आने लग कैसे लगते हैं, इन्वायरमेंट की जिस तरह का, अगर इन्वायरमेंट अनहेल्दी है तो ज़्यादा आते हैं, और कम आपके पास अनहेल्दी है तो ज़्यादा फेयर और फोबियाज होता है। अगर हेल्दी है तो फिर साफ सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। एट 4 साल की उम्र में इंटेंशनल लाइंग में बिगन है, बच्चा जानबूझकर झूठ बोलना शुरू करता है, छोटे छोटे ना, बाई इंस्टिंक्ट। लेकिन सोसाइटी नर्चर इसलिए करती है ताकि बच्चे में झूठ बोलने की आदत को ख़त्म किया जाए। एक्टिविटीज टू प्रमोट इमोशनल हेल्थ ऑफ लर्नर, जो कैसे इमोशनल हेल्थ को बेहतर करने के लिए हैं एक्टिविटीज जो है वो कौन कौन सी हैं, चंद की यहाँ लिखी हुई हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, क्या है, जितना फेशियल एक्सप्रेशन हेल्दी रखेंगे उतना इमोशनल हेल्थ प्रमोट होगी। वर्क इन पार्टनरशिप, बच्चों को जैसे हमने पीछे भी पढ़ा ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं, तो जब ग्रुप की और या पार्टनरशिप की शक्ल में काम करेंगे उससे भी इमोशनल हेल्थ बेहतर होती है। नर्चर आ कल्चर ऑफ काइंडनेस, जितना कल्चर ऑफ काइंडनेस होगा उतनी अच्छी बच्चे की तरबियत होती है। टीच योर किड्स हाउ टू मैनेज कन्फ्लिक्ट विद पीयर मीडिएशन, इस तरह से बच्चे को टीच करें कि जब वो अपने पीयर ग्रुप एज ग्रुप के बच्चों के साथ आएगा तो अपने कन्फ्लिक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करेगा। यानी छोटे छोटे बच्चों में छोटे छोटे इख्तलाफात बहुत सारे होते हैं, तो अगर आप अच्छे तरीके से बच्चों को इस हवाले से टीच करेंगे तो बच्चे के ये कन्फ्लिक्ट मैनेज किए जा सकते हैं। प्ले गेम्स टू बिल्ड कम्युनिटी, बच्चा गेम्स खेलना को पसंद करता है और अपनी कम्युनिटी बिल्ड करता है। टीच देम टू मॉनिटर देयर ओन प्रोग्रेस, और फिर बच्चा अपनी प्रोग्रेस को खुद से मॉनिटर करने की भी कोशिश करता है इस एज में। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर एट प्री स्कूल लेवल, इमोशंस ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन आर लार्जली ऑन सरफेस, चिल्ड्रन एट दिस लेवल एग्जिबिट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी हैं ये हमने पहले पढ़ लिया है, दोबारा रिपीट हो रहा पेज। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर एट किंडरगार्टन लेवल, किंडरगार्टन जो है आपके पास एट एज 5 है, 5 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है, इससे पहले भी अब स्टार्ट हो जाता है। टू कंट्रोल इमोशन एंड ट्राई टू एक्सप्रेस देम इन सोशली एक्सेप्टेबल वेज, इमोशंस को पहले तो क्या किया जाता है, कंट्रोल करना सिखाया जाता है, कोशिश की जाती है ताकि वो जिस तरह की सोसाइटी में बच्चा रहता है उस सोसाइटी के लिए उसकी इमोशंस एक्सेप्टेबल हों। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह की कैफियत हो बच्चा उसी तरह की उस सिचुएशन में रिएक्ट करे, लेकिन उसका रिएक्शन अंडर कंट्रोल होना चाहिए ताकि दूसरों को उनका रिएक्शन बुरा ना लगे। फ्रीक्वेंटली क्लैशेस अमंग चिल्ड्रन बट दीज क्लैशेस आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, अक्सर आपने देखा ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं। अक्सर कहते हैं ना बड़ों को बच्चों की लड़ाई पे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे तो एक लम्हे में लड़ेंगे दूसरे लम्हे में फिर खेल रहे होंगे, और बड़े उनकी लड़ाई के ऊपर अरसा दराज तक आपस में बात ही नहीं करते। तो और अक्सर जितना मर्जी हम कहते रहे बड़ों को कि बच्चों की बात पे नहीं लड़ना, जब उनके अपने बच्चे होते हैं तो फिर वो नहीं रहते, लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो नेचुरली उनमें होता है कि उनमें क्लैशेस बच्चों में होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, खत्म हो जाते हैं।
At 6 there is change in emotion and child seems to be a emotional confusion. 6 साल की उम्र में बच्चा की इमोशंस थोड़ी सी चेंज होने लगती हैं और वो इमोशनली कंफ्यूज होने वाली सिचुएशन में चला जाता है. न्यू काइंड ऑफ वरीज अराइज बाय ज्वाइनिंग स्कूल. जब बच्चा स्कूल ज्वाइन करता है तो नई किस्म की जो परेशानियां बच्चे के ज़हन में आती हैं. एंगर आउटबर्स्ट, बच्चा शाउट वाली पोजीशन में आता है गुस्से में. एक्सप्लोजन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर मे अपेयर. तो बच्चा देखो आप अक्सर इसका मुजाहरा देखना हो ना तो उस्ताद के सामने तो बच्चा नहीं करता, लेकिन माँ के सामने खास तौर पर है उठा के चला जाएगा, मैं नहीं खाता, मेरा क्यों नहीं किया, मैंने रोने लग जाएगा. जैसे मोबाइल के लिए बच्चा शॉर्ट करने लग जाता है, खाना पसंद करने मिले तब वो शॉर्ट करने लग जाता है. डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियस सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग एट 5. जैसे 5 साल की उम्र स्टार्ट होती है तो उसकी इमोशंस के हिसाब से बच्चे को राइट एंड रॉन्ग का कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है. एट 6 एक्सेप्टेंस ऑफ रूल्स डेवलप एंड ऑफन देयर इज रिजिड इंस्टेंट ऑन ओबेइंग द रूल्स इन ऑल कंडीशंस. 6 साल की उम्र में उसे अंदाजा होने लग जाता है कि उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं उसको माशरे में रहने के लिए, और सख्ती से उन असूल्स के ऊपर अमल करना शुरू कर देता है. जो उन्हें बताया जाता है वो लगता है इसके ऊपर अमल करना ही करना है. उसके बाद एलिमेंट्री लेवल बच्चे का स्टार्ट हो जाता है. एलिमेंट्री लेवल में डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग थिंग्स बट विल कंटिन्यू टू एंड. कि स्टार्ट में डिफिकल्टी फील होती है चीज़ों के हवाले से, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो क्लियर होती जाती हैं चीज़ें. वरीज रिलेटेड टू स्कूल परफॉर्मेंस. बच्चे को यहाँ पे स्कूल की परफॉर्मेंस के हवाले से परेशानी फील होती है. इससे पहले बच्चे को शायद इतनी परेशानी नहीं फील होती. इस उम्र में जैसे स्कूलिंग उसकी प्रॉपर स्टार्ट होती है तो वो अपने रिजल्ट्स पे बड़ा कॉन्शियस होता है. छोटी छोटी बातों पर उसे स्टार दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, उसके नंबर ज़्यादा आ गए, मेरे क्यों नहीं आते, वो गेम में आगे निकल गया, मैंने भी बड़ी तैयारी की थी. इस तरह छोटी छोटी बातों पर वरीज होने लग जाता है. बिगिनिंग ऑफ एम्पथी सीज अदर व्यू पॉइंट. मैंने एम्पथी और सिंपथी का कंसेप्ट आप लोगों को बताया था कि दूसरे की कैफियत के हिसाब से जो है उसको कंसोल करना, लेकिन खुद उस कैफियत में ना ढलना एम्पथी कहलाता है. तो बच्चा है इस एज में एम्पथी वाली सिचुएशन में आता जाता है. सी सेंस ऑफ ह्यूमर एक्सप्रेस्ड इन रिडल प्रैक्टिकल जोक एंड नॉन सेंस वर्ड्स. तो बच्चा जो है जिसका ह्यूमर है उसको एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, और मिली जुली इस एज में कैफियत होती है. कुछ उसके चीज़ें जो ह्यूमर के हवाले से अल्फाज अच्छे होते हैं, कुछ नॉनसेंस होते हैं, यानी कहीं पे मेच्योरिटी शो हो रही होती है वाक्य, और कहीं कहीं मेच्योरिटी शो नहीं हो रही होती. डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गुड एंड बैड बट स्टिल इमेच्योर. अच्छे और बुरे में भी फर्क करने लग जाता है, लेकिन अभी उसके हवाले से इतनी मेच्योरिटी नहीं आई होती है. इन इज सेंसिटिव एंड गेट हर्ट इजीली. तो सेंसिटिविटी भी होती है बच्चे की तबीयत में और जल्दी हर्ट होने लगता है. हैज सेंस ऑफ पोसेशन एंड टेक केयर ऑफ पोसेशन मेक कलेक्शन. तो आपके पास सेंस ऑफ पोसेशन रखता है और पोसेशन की केयर भी चाहता है, जैसे चीज़ों की कलेक्शन के हवाले से. अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ टीचर इन प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. बच्चे के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि उसमें इमोशनल डेवलपमेंट होती है कि आपके पास प्री स्कूलिंग लेवल पे क्या होती है, एलिमेंट्री लेवल पे क्या होती है. अब ये जो इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, टीचर का क्या रोल है इस इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर. दे शुड बी एडिक्वेट प्रोविजन फॉर वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज फॉर द फुल एक्सप्रेशन एंड आउटलेट ऑफ इमोशन एनर्जीज ऑफ द चिल्ड्रन. तो है एक तो ये करना होता है टीचर ने कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए प्लान करें, ताकि जितने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चा इंगेज होगा उतना इमोशनली स्टेबल होगा. इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी एंड करिकुलम शुड बी डायनामिक प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड. चाइल्ड मकसद है कि करिकुलम इस तरह का बना हुआ हो और टीचर इस तरह से लेके चले कि वो चाइल्ड सेंटर्ड हो. जब चाइल्ड सेंटर्ड होगा तो बच्चा उसमें ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होगा और इस तरह से वो अपने इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से ज़्यादा बेहतर और स्टेबल तरीके से कंटिन्यू करेगा. चिल्ड्रन शुड गेट डिज़ायर लव एंड सिंपैथी फ्रॉम द टीचर. देयर इंडिविजुअलिटी शुड बी रिस्पेक्टेड एंड individual differences recognized. The teacher should see that basic emotional needs of the children is satisfied in the classroom or school.
टीचर का काम ही यही है कि बच्चे की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है इमोशन के हवाले से स्कूल में या क्लासरूम में उसका ख्याल करे। बच्चे को टीचर का प्यार चाहिए होता है, उसकी हमदर्दी चाहिए होती है और वो चाहता है कि उसको भी उसी तरह से रिस्पेक्ट मिले और उसकी पहचान हो जिस तरह बाकी लोगों की है। With the help of the positive method of controlling and training the emotions, the emotional tension present in mind of the children should be removed and the creation of the undesirable complex avoided. आप पॉजिटिव मेथड को जब यूज़ किया जाएगा वो भी है, और ट्रेनिंग इमोशंस के हवाले से काफ़ी हद तक जो ऐसी कैफियत जो बच्चे के लिए अनप्लेजेंट होती है, हेल्दी नहीं होती, उसको रिमूव करने में मदद मिलती है। तो साफ साफ टीचर जितना एक हेल्दी और प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट बनाएगा क्लासरूम के अंदर, उतना इमोशनली बच्चे को ज़्यादा स्टेबल रखेगा और बच्चे को उस सिचुएशन में ज़्यादा हेल्पफुल बनाएगा। मॉरल एंड रिलीजियस ट्रेनिंग शुड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द स्कूल प्रोग्राम। स्कूल प्रोग्राम में मॉरल और रिलीजियस ट्रेनिंग जो है बच्चे की लाइफ का पार्ट होना चाहिए, स्कूलिंग प्रोग्राम का पार्ट होना चाहिए। हाई आइडियाज ऑफ लाइफ एंड मॉरल प्रिंसिपल्स शुड बी मेड द गाइडेंस फैक्टर ऑफ द चिल्ड्रन लाइफ। जितना अच्छा सोच रखी जाएगी, अच्छा गोल बच्चे को दिया जाएगा और मॉरल प्रिंसिपल पे बच्चे को चलाया जाएगा, उतना बेहतर बच्चा अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से एक स्लाइड है, जैसे मैंने पीछे भी जिक्र किया था, हम तो बात कर रहे थे इमोशंस की, लेकिन आज का जो दौर है वो क्या कहा जा रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस ही क्राइटेरिया बनाया गया है ज़ानत के म्यार का है। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? 4 चीज़ें हैं। परसीविंग इमोशंस, इमोशंस को परसीव करना, इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, इमोशंस को मैनेज करना और इमोशंस को यूज़ करना। जिस बच्चे में ये 4 चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी एज कम्पेयर टू अदर बच्चों के, इसका मतलब वो बच्चा उतना ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होगा। उम्मीद है कि आपको आज की स्लाइड की